तो फर्स्ट राउंड टाइगर ने जीता है, सेकेंड राउंड जिम कॉर्बेट वर्सेस टेम्पल टाइगर, और इसमें भी बुरी तरह से जिम कॉर्बेट 2 बार फायर करने के बाद यहाँ भी मात खाई। सोचा बाघ ने आपको पेड़ से नीचे खींच लिया है और वो अब आपको उठा के ले जा रहा है। नहीं पाए कि ये कैसे हो सकता है कि जिस आदमी को एक बाघ लेके जा रहा हो उठाकर, वो आदमी राइफल से गोली कैसे चला सकता है। वो थी उसकी नाक, उसकी नाक टाइगर के हमले में पंजों से कट गई थी। ये क्या ये भालू इतना मूर्ख है कि जंगल के राजा से उसकी किल छीन लेना चाहता है। गर्दन पे कट लगे हुए थे, टाइगर ने जो कट मारे थे, गहरे घाव थे, उसकी खोपड़ी फटी हुई थी कई जगह से, यहाँ तक कि हड्डी भी बाहर आ गई थी। लेकिन एग्जैक्टली यही उस भालू का इरादा था, वो यही करना चाह रहा था। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। पिछले वीडियो में आपने देखा जिम कॉर्बेट के लक से ज़्यादा बाघ का लक था उस दिन। जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो या तो वो जाके उसको देख लीजिए, या शॉर्ट में बता देता हूँ। जिम कॉर्बेट पनार मैनीटर को मारते मारते उसके पीछे थे, लेकिन अचानक वो देवी धुरा वाले टेम्पल टाइगर के नज़दीक पहुँच गए, और जब वो उसको मारने के लिए पेड़ पे बैठे हुए थे, उनकी राइफल ने धोखा दे दिया। नई राइफल थी और उसमें डबल सेफ्टी कैच था, वो चली नहीं, यानी भाग्य जो था टाइगर के साथ था और टाइगर बच गया। अगली सुबह एक बहुत लंबी सैर के लिए जिम कॉर्बेट निकल गए। सैर का मतलब यही था कि वो मैनीटर जो तेंदुआ था उसकी तलाश में थे, और वो पहाड़ों पे जंगलों में कई गांव में विजिट करने चले गए। कोई उसका सुराग या उसकी कोई खबर या उस तेंदुए के पगमार्क मिल जाए ताकि वो उससे कांटेक्ट स्थापित कर सके। वो पनार मैनीटर को मारने ही आए थे, लेकिन पिछले दिन गलती से वो टेम्पल टाइगर के फेर में पड़ गए थे। टेम्पल टाइगर को मारना उनकी लिस्ट में नहीं था, उनकी प्रायोरिटी में नहीं था। वो तो पनार मैनीटर को मारने आए थे। उस आदमी की गाय जब टाइगर ने मारी और उसकी रिक्वेस्ट पे वो टेम्पल टाइगर को मारने के लिए गाय की किल पे बैठे थे। टेम्पल टाइगर ने उनको पहले राउंड में मात दे दी थी, तो फर्स्ट राउंड टाइगर ने जीता है। क्या होता है सेकंड राउंड। अब सेकंड राउंड की कहानी सुनिए। उसके पगमार्क को उन्हें कुछ मिला नहीं, और वो जब दोपहर बाद अपने रेस्ट हाउस में आए, उन्हें एक बहुत ही एक्साइटेड आदमी वहाँ पे मिला, जो यानी बहुत एक्साइटेड था। उसने बताया कि वो पिछली शाम जहाँ जिम कॉर्बेट बैठे हुए थे टेम्पल टाइगर के पीछे, उस जगह से कुछ दूरी पे घाटी में वो आदमी अपनी गाय चरा रहा था, और अचानक एक टाइगर प्रकट हुआ और उसने उसकी एक लाल गाय को मार दिया, जिसने अभी कुछ दिन पहले ही बछड़ा दिया था, और वो उसकी बहुत ही पसंदीदा गाय थी। उसको बहुत प्यार करता था वो आदमी। वो गांव में देहात में एक दूध देने वाली गाय का मर जाना या टाइगर द्वारा मार दिया जाना एक बहुत ही गंभीर मामला है, और इस अपराध के लिए उस टाइगर को सज़ा मिलनी ही चाहिए। जब टाइगर आया तो बाकी के झुंड में हलचल मच गई, भगदड़ मच गई, और वो लोग बाकी की जो गाय थी वो अपने गांव में वापस लौट आए थे। तो उस आदमी को कोई फिक्र नहीं थी अपने झुंड की, क्योंकि वो तो गांव में वापस आ गया था। तो वो इंतजार करने के लिए तैयार था कि जब तक कि मैं अपना लंच करूं। उसके बाद लंच के बाद हम लोग निकल पड़े जंगल की तरफ। आगे आगे वो आदमी था, पीछे मैं अपनी राइफल के साथ, मेरे पीछे 2 आदमी मचान बनाने का सामान लेके चल रहे थे। जिम कॉर्बेट लिखते कि पिछली शाम टाइगर का भाग्य टाइगर के साथ था, लेकिन वो हमेशा उसके साथ नहीं रहेगा। गाय को खुले मैदान में सुबह लगभग 10 बजे मार दिया गया था, और बाघ की पहली फिक्र ये थी कि वो अपनी किल को यानी गाय के शव को किसी सुरक्षित स्थान पे ले जाए। रवीन था वहाँ पे, पहाड़ के बीच में जो नाला सा हो जाता है उसको रवीन बोलते हैं। उसने उसको एक रवीन में खींच लिया, और उसके अंदर ही थोड़ा आगे खींच के उसने एक ऐसी जगह वहाँ उसको छुपा दिया, रख दिया, जिसको वो अच्छी तरह पहचानता था और जहाँ वो अक्सर आया जाया करता था। गाय के शव को वहाँ पे रखने के बाद टाइगर उसी खड्ड में यानी उसी रवीन के जरिए नीचे उतर गया था। उसके पगमार्क देखने से ये पता चला कि वो रवीन में नीचे चला गया है। इंसान के लिए पगमार्क के पीछे पीछे जाना ऐसे एरिया में जहाँ पे टाइगर मौजूद हो बहुत ही सावधानी का काम है, क्योंकि थोड़ी सी भी आवाज़ होने से या पता चलने से टाइगर जो है अपनी पोजीशन को तुरंत चेंज कर लेगा। इसलिए बड़ी सावधानी से रवीन के ऊपर से ही पगमार्क को फॉलो करते करते हम लोग थोड़ा आगे पहुँचे। पहाड़ी से जहाँ से हम आए थे 200 गज नीचे एक बड़ा होल बन गया था, एक सुराग बन गया था बड़ा सा, जो कि बारिश के पानी ने बना दिया होगा, और वो कई साल पहले बना होगा। जहाँ वो सुराग बना था वहाँ से रवीन स्टार्ट होता है, और वहाँ से सीधा ढाल में 15 फीट नीचे जाता है। तो बांज के पेड़ खड्ड के रवीन के दोनों तरफ 10-12 फुट ऊंचे पेड़ थे। पेड़ों के पास और जो 15 फुट का ढाल था
उसके बीच में एक छोटी सी थोड़ी समतल जगह थी, खुली जगह थी। टाइगर ने यहाँ पे गाय को किल किया था। मुझे गाय के मालिक के साथ सहानुभूति थी, क्योंकि उसने अपनी आंखों में आंसू ला के बताया कि सामने पड़ा हुआ जानवर जो है मेरा बहुत ही पसंदीदा और बहुत ही सीधा जानवर था, जिसे बाघ ने मार दिया है। तो दोस्तों, तैयारी हो रही थी जिम कॉर्बेट के सेकेंड राउंड की, यानी टेम्पल टाइगर फिर दोबारा उनके रास्ते में आ गया था। जिस दिन जिम कॉर्बेट वहाँ पहुँचे उसके अगले दिन उसने गाय मारी। उस दिन जिम कॉर्बेट बैठे टेम्पल टाइगर को मारने के लिए, पेड़ पे बैठे उस शाम। जो घटना मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई, आपने अगर नहीं देखा तो वो वीडियो जाके देख लीजिए, तभी आपको आगे की घटनाएं समझ में आएंगी। अगले दिन उसने फिर मारी गाय, और अब फिर जिम कॉर्बेट उसके पीछे। सेकेंड राउंड की तैयारी हो रही है, दूसरे राउंड की तैयारी है। भाग्य किसका साथ देता है वो अभी आगे पता चलेगा। लेकिन एक बात क्लियर है, सभी ने ये बताया था उस टेम्पल टाइगर ने किसी भी इंसान पे हमला नहीं किया था, और ना ही वो पालतू जानवर जो मवेशी, गाय भैंस जो होती हैं, बकरियां, इन पे हमला भी उसने नहीं किया था। क्या वजह थी? जिम कॉर्बेट के वहां पहुंचने के साथ ही उसने 2 दिन में 2 गाय मारी थी। जिस टाइगर ने कभी इंसान पे या उसके मवेशियों पे हमला नहीं किया, अचानक वो क्यों करने लगा? ये भी एक सोचने की बात है। सोचिए, उस गाय के किसी भी हिस्से को टाइगर ने खाया नहीं था, यानी टच नहीं किया था। जाहिर था कि वो उसको आराम से खाने के लिए उसने वहाँ पे डिपॉजिट रख दिया है, और वो खुद पानी पीने या फिर कहीं आराम करने वो रेवन से निकल के आगे चला गया है। अब तलाश करनी थी जिम कॉर्बेट को कोई ऐसा पेड़ जिससे वो आराम से, उनको लाश भी दिखती रहे, और जो टाइगर है जब वो आएगा तो उसका रास्ता भी उनकी नज़र में हो। लेकिन ऐसा कोई पेड़ वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा था। अब बांझ के पेड़ थे, ओक के 10-12 फीट ऊंचे। तो जहाँ पे किल थी, यानी गाय की जो लाश थी, वहाँ से 30 गज नीचे की तरफ, और जो रेविन था उसके बाईं तरफ, रेविन के बाईं तरफ एक ओक का पेड़ था, जिस पे ज़मीन से करीब 6 फुट ऊपर उसकी डालियाँ समकोण पे निकली थी, इस तरह से, ऐसे समकोण, और वो 6 फुट की ऊंचाई पे थी। एक डाली ऐसी थी जिस पे जिम कॉर्बेट आराम से बैठ सकते थे, उसके साथ में एक दूसरी डाली थी जिस पे जिम कॉर्बेट आराम से अपने पैरों को फैला सकते थे। तो उन लोगों ने, बाकी के जो लोग तीनों साथ में थे, उन लोगों ने सख्त विरोध किया जिम कॉर्बेट के ज़मीन से इतना नज़दीक बैठने का। 6 फुट की हाइट कुछ भी नहीं है, ख़ास तौर पे टाइगर लेपर्ड के लिए। 15 फीट, 12 से 15 फीट की छलांग मारते हुए उनको सामान्य परिस्थितियों में देखा गया है। 6 फुट तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए उन लोगों ने, जो जिम कॉर्बेट के साथ आए हुए थे, मचान बनाने का सामान लेके, उसके 2 आदमी और एक वो आदमी जो जिसकी गाय को मारा था, उन तीनों ने विरोध किया कि आप इतनी नज़दीक बैठना तो बहुत ही खतरे वाली बात है। लेकिन और कोई ऑप्शन तो था नहीं, तो बैठना तो वहीं था। जिम कॉर्बेट ने उनको निर्देश दिया कि तुम लोग उस झोपड़ी में चले जाओ जहाँ पे जिम कॉर्बेट पिछली शाम थे। वो जगह यहाँ से आधा मील दूर थी, और तब तक मेरा इंतजार करना, तब तक मत आना जब तक कि मैं तुम्हें ना बुलाऊं या मैं तुम्हारे पास ना आ जाऊं। वो लोग मुझे या मेरे पेड़ को नहीं देख पाएंगे, लेकिन मैं पेड़ के ऊपर से, पत्तियों के बीच में से उस झोपड़ी को दूर से देख पा रहा था। लेकिन वो लोग, क्योंकि आधा मील की दूरी पे थे और नीचे थे, तो वो लोग मुझे नहीं देख पाएंगे, लेकिन मैं देख सकता था। तो जिम कॉर्बेट पेड़ पे बैठ गए, और वो जानते थे कि एक लंबा इंतजार होगा। सूरज अस्त होने से पहले तो निकलने का कोई चांस नहीं है, सूर्यास्त के बाद ही बाघ निकलेगा। कि मेरी बाईं तरफ की झाड़ियों पे, पेड़ों पे तीतर, बटेर और कई इस तरह के पक्षी थे, जो कि कैट फैमिली का कोई भी मेंबर जब बाहर निकलता है, चाहे उसमें टाइगर हो, लेपर्ड हो, कैट फैमिली को देख के वो लोग कॉल करते हैं। तो जिम कॉर्बेट को पता था कि टाइगर के आने से पहले ही मुझे चेतावनी मिल जाएगी पक्षियों द्वारा उसके आने की। लेकिन ऐसा भी हुआ नहीं। यहाँ पे जिम कॉर्बेट गलत साबित हुए। बिना किसी अलार्म कॉल के टाइगर अपनी किल पे आ गया था। जिम कॉर्बेट ने सुना टाइगर अपनी किल पे आ गया, देखा नहीं था। शायद वो पानी पीने के लिए गया होगा, और वहाँ से वो वापस में चक्कर काट के मेरे पेड़ के नीचे से गुजरे बिना अपनी किल पे पहुँच गया, यानी पीछे की तरफ से। तो जिम कॉर्बेट को इसकी कोई ख़ास चिंता थी नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि दिन के समय में, अभी रात तो हुई नहीं है, सूर्यास्त का समय हो रहा है, तो ऐसे समय में टाइगर थोड़ा बेचैन रहता है। जब वो अपनी किल पे होता है, जल्दी ही या थोड़ी देर बाद वो ओपन में आ जाएगा, कॉर्बेट उसको देख पाएंगे और उस पर निशाना लगा पाएंगे। तो बाघ लगभग 15 मिनट से गाय की शव को खा रहा था, बड़े बड़े मांस के टुकड़े फाड़ रहा था और खाए जा रहा था। जिम कॉर्बेट वेट कर रहे थे कि कब ये खा के थोड़ा इस पोजीशन में आए, क्योंकि जिम कॉर्बेट को ऐसी जगह पे बैठे थे
नीचे की तरफ थे और जो किल थी वो उनसे रेविन के ऊपर बाईं तरफ थी। तो जिम कॉर्बेट किल को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन आवाज़ें वो सुन रहे थे, टाइगर के खाने की, फाड़ने की, ये सब आवाज़ें और चबाने की सारी आवाज़ें जिम कॉर्बेट सुन सकते थे, महसूस कर सकते थे, समझ पा रहे थे कि क्या हो रहा है। जिम कॉर्बेट इंतज़ार में थे टाइगर का खाना ख़त्म हो और वो किसी तरह ऐसे एंगल पे उनके सामने आए। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि सामने पहाड़ी से एक बड़ा सा हिमालयन ब्लैक बियर, काला भालू, इतनी आसानी से नीचे की तरफ उतर रहा है, धीरे धीरे टहलता हुआ, जैसे कि उसे कोई फिक्र नहीं है किसी बात की दुनिया में, और उसे वहाँ से यहाँ तक आने में जितना मर्जी टाइम लगे उसे इसकी कोई फिक्र नहीं है। चलते चलते वो अचानक रुक गया, मुड़ा और उसने नीचे की तरफ लेट गया और वो सूंघने लगा। अपनी नाक से वो महसूस करने लगा सामने की जो महक आ रही है। 1 या 2 मिनट के बाद फिर उसने अपना सर उठाया और फिर लेट गया और फिर सूंघने लगा। तो ऑब्वियसली उसको खून की और मांस की और उसमें ही मिली जुली टाइगर की जो गंध थी उस भालू को मिल गई। उस भालू तक मेरी गंध नहीं पहुंची क्योंकि मैं थोड़ा सा दाईं ओर था, तो मेरी गंध भालू तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन टाइगर की और गाय के शव की खून और मांस की गंध उसको मिल गई। और अब देखिए वो उसी तरफ चलने लगा। भालू टाइगर की किल की तरफ जा रहा है जहाँ टाइगर है, बड़े धीरे धीरे स्टॉक कर रहा है, घुटनों के बल लेट के ज़मीन पे वो धीरे धीरे उस तरफ जाने लगा। हालांकि भालू को तेंदुए और टाइगर की तरह इस तरह से नहीं बनाया गया कि वो स्टॉक कर लें अपने पैरों के बल, पेट के बल लेट के धीरे धीरे, लेकिन उस भालू ने, वो 200 गज की दूरी थी उनके बीच में, टाइगर और भालू के बीच में, वो रेविन में ऊपर की तरफ आ रहा था। तो वो रेविन में पहुंचा बड़ी सतर्कता के साथ। जैसे जैसे वो नज़दीक पहुंच रहा था वो और भी ज़्यादा अलर्ट यानी सतर्क होता जा रहा था, और वो पेट के बल लेट के रेविन में उस सुराख के तक पहुंचा जो मैंने बताया था 15 फीट का ड्रॉप है, और वो उसके मुंह तक पहुंच गया। अब क्या होगा, मैं ये सोच के हैरान था, इस भालू में इतना दिमाग तो होना चाहिए, इतना समझदार तो ये होगा, ये क्या जंगल के राजा को उसकी किल से बेदखल करने का इरादा रखता है? क्या ये चाहता है कि टाइगर से उसकी किल छीन ली जाए? जब भालू रेविन के एंड में पहुंच गया और ऊपर ही किल थी, किल के पास पहुंच गया, तो उसने अपने आप को पेट के बल लेट गया और थोड़ा पीछे खींच लिया उसने, और फिर उसने अपना मुंह टाइगर की तरफ और किल की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ाया, और उसके बाद उसने फिर वापस खींच लिया। जिम कॉर्बेट लिखते हैं कि मेरी एक्साइटमेंट, उत्तेजना उस स्तर पे पहुंच गई थी जहां शरीर का एक एक रक्त की बूंद, जो हार्ट जो है धक धक कर रहा था, और उसके द्वारा जो रक्त संचालित हो रहा था शरीर में, उसकी एक एक बूंद झंझना रही थी इस एक्साइटमेंट कि अब क्या होने वाला है। क्या ये भालू इतना मूर्ख है कि जंगल के राजा से उसकी किल छीन लेना चाहता है? ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन एग्जैक्टली यही उस भालू का इरादा था, वो यही करना चाहता था। लिखते हैं कि वो 2 बार देख चुके हैं हिमालयन ब्लैक बेयर टाइगर की किल को लेके भाग गया है, लेकिन दोनों मौक़ों पे टाइगर वहाँ पे मौजूद नहीं था। लेकिन यहाँ पे तो टाइगर अपनी किल पे मौजूद है, और वो भी एक बड़ा मेल टाइगर। तो अब जो होने वाला था, उसकी एक्साइटमेंट से जिम कॉर्बेट का पूरा शरीर झनझना रहा था, उनके होंठ सूख गए थे। तो भालू अफसर की प्रतीक्षा में था कि जब टाइगर पूरी तरह से अपने खाने में मशगूल हो, यानी बिजी हो। भालू इंतजार में था कि जब बाघ बहुत बिजी हो मांस खाने में। वो मौका भी जल्दी आ गया जब टाइगर एक हड्डी को तोड़ रहा था, उसे क्रश कर रहा था। उसी वक्त भालू को मौका मिल गया। उसने पूरी तरह से धीरे से अपने सिर को बाहर निकाल के तेज चिल्लाहट के साथ उसने लॉन्च कर दिया अपने आप को टाइगर की तरफ, एक भयानक चीख के साथ। इस चीख का मकसद शायद ये था कि टाइगर को डरा देना, घबरा देना, लेकिन इसका असर बिल्कुल ही उल्टा हुआ, और उससे भी ज़बरदस्त भयानक एक दहाड़ के साथ टाइगर ने गर्जना की, और अगले ही पल दोनों में फाइट स्टार्ट हो गई। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं जिस पोजीशन पे था, जहाँ बैठा था, वहाँ से मैं देख नहीं सकता था, लेकिन उनकी दोनों की आवाज़ें, चीख पुकार, हल्ला गुल्ला और वो फाइट की आवाज़ें, वो मैं सिर्फ सुन सकता था। क्लियर पिक्चर जिम कॉर्बेट को दिमाग में थी कि क्या हो रहा है। दोनों आपस में लड़ाई चल रही है, टाइगर की और हिमालयन ब्लैक बेयर। जंगल में झगड़े बहुत ही दुर्लभ होते हैं, बहुत कम होते हैं। अक्सर अवॉइड करते हैं बड़े जानवर एक दूसरे को। सिर्फ लड़ाई लड़ने के लिए लड़ाई होना, ये तो बहुत ही कम होता है। अक्सर लड़ाई इसलिए होती है, जानवर को कुछ खाना है तो खाने के लिए वो दूसरे जानवर को मारता है। भोजन के लिए लड़ाई जंगल में आमतौर पे देखी जाती है, लेकिन सिर्फ लड़ने के लिए लड़ना। और ये लड़ाई शुरू की थी भालू ने ये फाइट इनिशिएट की थी,
यानी झगड़े की शुरुआत भालू ने की थी। और जिम कॉर्बेट सोच रहे थे कि दोनों इतने खतरनाक जानवर आपस में भिड़ रहे हैं, तो मैं बहुत लकी हूँ कि मैं, ये त्रिकोणीय लड़ाई नहीं है, ट्रायंगुलर फाइट नहीं है, मैं इसमें शामिल नहीं हूँ। और जो दोनों जानवर लड़ रहे हैं वो अपने आप में सक्षम है एक दूसरे को घाव देने के लिए भी और अपना बचाव करने के लिए भी। 3-4 मिनट तक ये लड़ाई चली होगी, या हो सकता है थोड़ी बहुत और भी ज़्यादा। जब बाघ ने सोच लिया कि मैंने इसको अब सज़ा दे दी है, जितनी सज़ा देनी थी वो दे चुका है, जितने घाव उसको देने ज़रूरी थे बाघ द्वारा भालू को, वो दे चुका है। बाघ ने जब ये फैसला कर लिया कि अब इसकी सज़ा काफ़ी हो गई है, इसके जितने घाव देने थे मैं दे चुका हूँ, तो बाघ ने उससे कांटेक्ट तोड़ लिया। उसको छोड़ के भागता हुआ, सरपट भागता हुआ सामने खुले मैदान में आया, और जब उसके पीछे ही वो भालू भी भागता हुआ आया। भालू अभी पीछा नहीं छोड़ रहा है, भालू को काफ़ी ज़्यादा घाव लग गए थे। भालू बहुत ही गुस्से में, क्रोध में था, क्योंकि उसको घाव काफ़ी गहरे लगे थे। अभी मैं टाइगर की तरफ अपने राइफल की निशाना ले ही रहा था कि अचानक बाघ बाईं ओर मुड़ा और सीधा रवीन को एक ही छलांग में पार करके सीधा मेरे पेड़ के नीचे आके गिरा। जब टाइगर हवा में ही था तभी मैंने निशाना लेकर ट्रिगर दबा दिया। गोली उसकी बैक में, पीठ में लगी, जिसने शायद, मेरी उम्मीद थी कि उसके दिल को पार कर दिया होगा। गोली लगते ही बाघ ने बहुत तेज दहाड़ मारी और उसके बाद वो थोड़ा आगे की तरफ चला। कुछ गज तक वो आगे चला और उसके बाद बिल्कुल शांति छा गई। गोली उसकी पीठ से होकर दिल पे लगी थी और मुझे लगा कुछ दूर ये अपने रास्ते में जाके मर गया होगा। कहीं पे भी .500 संशोधित कार्डेट राइफल की गोली काफ़ी ज़्यादा शोर करती है, लेकिन उस रवीन में ऐसे लगी जैसे कि एक तोप चल गई हो। लेकिन उस भालू पे उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा था। वो तो चिल्लाता हुआ, चीखता हुआ, क्योंकि टाइगर ने उसे बहुत ज़्यादा घाव दिए थे, तो गुस्से में पागल था और भागता हुआ रवीन तक पहुंचा। लेकिन टाइगर की तरह उसने एक ही जंप में उसको पार नहीं किया, खड्ड में उतरा और दूसरे किनारे पे चढ़ के सीधा मेरी तरफ आया, यानी मेरे पेड़ की तरफ। और उस चीखते चिल्लाते हुए उस काली आंधी को, मैं नहीं चाहता था ये काली आंधी खतरनाक मेरी तरफ आए। मेरी कोई इच्छा नहीं थी कि उस जानवर को गोली मारूं जो टाइगर को चैलेंज करने की हिम्मत रखता है, लेकिन मैं मजबूर था। उस खतरनाक जानवर को अपने नज़दीक आने देना बिल्कुल बेवकूफ़ी होती। तो इसलिए जब वो मुझसे कुछ फुट की दूरी पे था, मैंने एक गोली उसके दाएं माथे में डाल दी। वो कुछ दूर आगे जाके गिरा और फिर वहीं लेट गया। कुछ समय पहले जो जंगल चीख पुकार, बाघ और भालू की आवाज़ों से दहल रहा था और उसके बाद राइफल के धमाके से दहल रहा था, वहाँ पे अब बिल्कुल शांति छा गई थी। जब मेरे दिल की धड़कनें कुछ काबू में आई, कुछ कंट्रोल में हुआ, तो फिर मेरा मन किया कि एक सिगरेट पी ली जाए। और उन्होंने बैठे बैठे ही अपनी दोनों जेबों में हाथ डाल के सिगरेट और मैच बॉक्स को टटोलने की कोशिश की। अभी वो ये कर ही रहे थे कि उन्होंने अपनी दाईं तरफ देखा, गर्दन घुमा के, तो सामने टाइगर बड़े धीरे धीरे मूवमेंट करता हुआ आराम से आ रहा है। खुले मैदान पे आराम से चलता हुआ टाइगर बिना किसी चिंता के उसी मैदान पे जहाँ से अभी वो गोली लगने के बाद सरपट भागता हुआ गया था, कहीं से वो घायल नहीं दिखाई दे रहा था। और वो बिल्कुल आराम से वो भालू को देख रहा था कि उसका दुश्मन अभी मर गया है या जिंदा है। गोली लगने पे जो बाघ ने रिएक्शन दिया था खतरनाक वाला, गुर्राहट का, और उसके बाद एकदम साइलेंस, तो जिम कॉर्बेट का अंदाज़ा था कि बाघ आगे जाके मर गया है। लेकिन वो बड़े हैरान हुए उसको देख के, और वो तुरंत जल्दी से, राइफल उनकी यहाँ पे रखी हुई थी। जब वो सिगरेट पीने का मूड था तो राइफल को उन्होंने अपने घुटनों पे रख दिया था और राइफल को, वो बैठी हुई पोजीशन में थे, कारतूस जो थे उनकी जेब में थे। अब रिलोड करने के लिए वो अपनी जेब से कारतूस निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इतना आसान नहीं है क्योंकि वो बैठी हुई पोजीशन में थे और एक टहनी पे बैठे हुए थे। जिम कॉर्बेट यही लिखते हैं कि मैंने तो ये समझा था कि टाइगर मर गया है और भालू भी उनके सामने मरा पड़ा था, तो राइफल को रीलोड करने की ज़रूरत थी नहीं, तो इसलिए वो सिगरेट स्मोकिंग के चक्कर में लग गए थे। तो वो कहते हैं कि कुछ शिकारी जो है इसमें मेरी लापरवाही मानेंगे, जिसका जवाब ये है कि कॉर्बेट को ये लग गया था कि बाघ मर गया है और भालू तो उनके सामने मरा पड़ा ही था, तो इसलिए राइफल को रीलोड उन्होंने किया नहीं और अब वो जल्दी जल्दी राइफल रीलोड करने की कोशिश में थे। क्या बाघ को पता था कि भालू मर गया है, या वो चौकन्ना था कहीं ये उठ के दोबारा हमला ना कर दे। धीरे धीरे चलता हुआ टाइगर पहाड़ी के फेस की तरफ चला गया, 40 गज की दूरी पे, जिसको कि जिम कॉर्बेट लिखते हैं मैं 11 बजे, जैसे 11 क्लॉक पे सुइयाँ होती हैं, इस तरह से जब वो एक चट्टान को पार कर रहा था सामने, केवल एक बैरल लोड करी हुई राइफल में निशाना लिया
और ट्रिगर दबा दिया। गोली चलने पे बाघ एकदम उठा, बगल में गिरा, बुरी तरह से लैंडिंग की, फिर उठा और फिर अपने पैरों पे खड़ा होकर पहाड़ी के कंधे शोल्डर की तरफ चारों ओर घूम गया। ऑब्वियस था कि उसको गोली लगी नहीं है। स्टील बेस वाली निकल फेस्ड नोक वाली जो गोली थी, ऑब्वियस था कि वो बाघ के टाइगर के चेहरे पे नहीं लगी थी, बल्कि सामने वाली चट्टान पे लगी थी। और जो चट्टान पे लगने की धमक थी, जो उससे रिकोशिएट हुई गोली, उस धमक से टाइगर गिर गया था। टाइगर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा था और टाइगर 1 सेकंड के बाद ही बिल्कुल आंखों से ओझल हो गया। अब पेड़ पे बैठने का कोई फ़ायदा था नहीं। जिम कॉर्बेट स्मोकिंग की, उन्होंने नीचे उतर के स्मोक किया और फिर वो भालू को देखने गए। जिम कॉर्बेट लिखते हैं कि मैंने जितना सोचा था ये हिमालयन ब्लैक बेयर, ये काला भालू, उससे भी कहीं बहुत बड़ा था। गर्दन पे कट लगे हुए थे, टाइगर ने जो कट मारे थे, गहरे घाव थे, उसकी खोपड़ी फटी हुई थी कई जगह से, यहाँ तक कि हड्डी भी बाहर आ गई थी। स्कल जो उसकी कई जगह से फटी हुई थी। उसकी पीठ में और भी कई जगहों पे काफ़ी गहरे घाव थे, कई गहरे कट थे जिनसे खून अभी भी टपक रहा था। लेकिन भालू जैसे शक्तिशाली जानवर के लिए इतनी चोटें कोई खास मायने नहीं रखती हैं। लेकिन जो मायने रखती थी वो थी उसकी नाक। उसकी नाक टाइगर के हमले में पंजों से कट गई थी। उस भालू को नागवार गुजरा था और किसी भी मेल को अपनी नाक पे हमला बर्दाश्त नहीं है, और भालू को तो और भी ज़्यादा। तो उस भालू को जो उसकी नाक कटी थी, ये अपमान वो सह नहीं पा रहा था। यहाँ इसीलिए उसने राइफल की जो आवाज़ हुई थी जब मैंने टाइगर पे शॉट लिया था, उसको भी नज़रअंदाज कर दिया उसने। क्रोध में पागल टाइगर के पीछे ही लगा रहा। तो वजह ये थी कि उसकी नाक जो काट दी गई थी, उससे वो पागल था। जिम कॉर्बेट लिखते हैं कि मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं अपने आदमियों को बुलाऊं, इसलिए मैंने फैसला किया कि रात होने से पहले ही मैं वापस चलता हूं झोपड़ी में, जहां पे मैंने उनको भेजा हुआ था, क्योंकि ये मैन ईटर का इलाका था, रात होने पे खतरा बहुत ज़्यादा था। तो इसलिए मैंने उन्हें बुलाने की बजाय खुद ही वहाँ तक जाना उचित समझा। तो जिम कॉर्बेट लिखते हैं कि जब मैं वहाँ पहुँचा, उनके अलावा और भी गाँव के लोग आ गए थे और लगभग 1 दर्जन या उससे भी ज़्यादा लोग घाटी की तरफ देख रहे थे सामने। और जब मैं उनके बीच पहुंचा तो वो लोग अवाक रह गए। यानी वो ऐसे हो गए जैसे कि कोई मरा हुआ इंसान अचानक जिंदा होके उनके बीच में पहुंच गया हो। कुछ समय तक वो सब खामोश हो गए। फिर बाला सिंह जो था वो पहला आदमी था जिसने कुछ अपने आप को संभाल के और फिर कुछ बोला। जब मैंने उनकी कहानी सुनी तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। फिर बाला सिंह बोला कि हमने आपको सलाह दी थी कि ज़मीन से इतने नज़दीक ना बैठें, और फिर जब आपकी चीख की आवाज़ आई और उसके बाद बाघ की दहाड़, तो हमने सोचा बाघ ने आपको पेड़ से नीचे खींच लिया है और वो अब आपको उठा के ले जा रहा है। फिर बाघ की दहाड़ों से हमने सोचा कि आप अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए बाघ से जद्दोजहद कर रहे हैं, यानी लड़ाई कर रहे हैं। फिर बाघ ने दहाड़ना बंद कर दिया और आप चीखते रहे, तो हमने सोचा कि बाघ आपको लेके जा रहा है जंगल की तरफ। बाद में हमने आपकी राइफल की 2 आवाज़ें सुनी और फिर तीसरी भी। तो हम समझ नहीं पाए कि ये कैसे हो सकता है कि जिस आदमी को एक बाघ लेके जा रहा हो उठाकर, वो आदमी राइफल से गोली कैसे चला। हम लोग यही सोच रहे थे, हम लोग आपस में यही सलाह कर रहे थे कि ये कैसे हो सकता है, अब हमें क्या करना चाहिए। तब तक आप आ गए और हम आपको देख के एकदम अवाक रह गए कि ये कैसे हो सकता है। जिसको हम सोच रहे हैं कि उसको बाघ ले गया, मार दिया होगा, वो अचानक सामने आ जाए। आदमी का अवाक हो जाना एकदम नेचुरल है। जिम कॉर्बेट लिखते हैं कि मुझे इस बात से कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि जंगल में जब लोग बैठे हों बाघ की आवाज़ सुनने के लिए इंतजार कर रहे हों, उन्हें पता है बाघ है वहाँ, और तब एक भालू की जो चीख है वो बड़ी आसानी से मिस्टेक हो सकती है कि ये किसी आदमी की चीख, क्योंकि काफ़ी मिलती जुलती होती है। जंगल में अगर आप थोड़ी दूर से आवाज़ सुने, आप नज़दीक ना हो और कुछ दूरी से आप आवाज़ सुन रहे हो, तो भालू की आवाज़ को आप इंसान की आवाज़ में आप ज़्यादा फ़र्क नहीं कर पाएंगे। जब तक कि बाला सिंह मेरे लिए चाय तैयार कर रहा था, मैंने उन लोगों को बताया अपनी भालू से जो लड़ाई हुई और जो भालू को मैंने गोली मारी। जब मैंने उनसे कहा कि मुझे भालू की फ़ैट नहीं चाहिए और आप लोग इसको रख सकते हैं, तो वो लोग बहुत खुश हुए, क्योंकि पहाड़ पे भालू की फ़ैट को गठिया जो होती है, गठिया बीमारी के इलाज के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद माना जाता है। तो वो लोग इस बात से बड़े खुश हुए जब मैंने कहा कि आप लोग अपने आपस में फ्रेंड्स वगैरह बांट लीजिए इसको। तो अगली सुबह जब जिम कॉर्बेट भालू की खाल स्किन निकालने के लिए जब वहाँ जा रहे थे, तो उनके साथ काफ़ी लोगों का झुंड था जो ना केवल इस बात से खुश थे कि उनको भालू की फ़ैट मिलेगी, मांस मिलेगा, बल्कि वो उस बहादुर जानवर को देखना चाहते थे जिसने टाइगर से लड़ाई की,
और टाइगर से उसकी किल छीनने की कोशिश की। आगे जिम कॉर्बेट लिखते हैं कि मैंने कभी भालू को मापा या तोला नहीं है, लेकिन अब तक मैंने जो भालू देखे ये भालू उनसे सबसे मोटा, ताज़ा और फैट वाला था। तो जब भालू के सारे हिस्से बांट दिए गए उसकी फैट के साथ, खुशी से पागल लोगों ने अपने अपने सामान के साथ अपना मुंह घुमा लिया देवी धुरा गांव की तरफ। सबसे ज़्यादा गर्व महसूस कर रहा था बाला सिंह, जिसने अपनी पीठ पर वो खाल लादी हुई थी जो मैंने बाला सिंह को दे दी थी। खाते वक्त जिसमें उसको दखल दे दी गई थी, वो इंटरप्टेड भोजन दोबारा करने के लिए टाइगर वहाँ नहीं लौटा और शाम तक गिद्धों वगैरह ने गाय और भालू दोनों की हड्डियाँ तक को भी साफ कर दिया था। तो दोस्तों ये कहानी थी सेकेंड राउंड जिम कॉर्बेट वर्सेस टेम्पल टाइगर, और इसमें भी बुरी तरह से जिम कॉर्बेट 2 बार फायर करने के बाद यहाँ भी मात खाई। टेम्पल टाइगर इस बार भी जीता। अभी और कई इनकाउंटर होनी बाकी हैं जिम कॉर्बेट और टेम्पल टाइगर की। सेकेंड राउंड भी टेम्पल टाइगर बिल्कुल ईजिली जीत गया और उस पर फायर करने के बाद भी, 2 बार फायर करने के बाद भी बिल्कुल अनहर्ट था, कहीं पे कोई घाव नहीं था, उसको गोली बिल्कुल नहीं लगी थी उसको। टेम्पल टाइगर पे खरोच तक नहीं आई थी। 2 दिन में 2 राउंड, दोनों बार मुलाकात हुई टाइगर और जिम कॉर्बेट की। दूसरी बार तो गोलियां भी चली 2 बार। टेम्पल टाइगर अभी भी उसे खरोच तक। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिए। गिव इट ए थम्स अप, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय, कीप वॉचिंग। टाइगर जिंदाबाद, हमारा जंगल भी जिंदाबाद। बाय।